नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के इकोनॉमिक्स का टर्म 2 का सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। ये सैम्पल पेपर बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आएगा। तो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर का जो मार्क्स होगा वो होगा 40 अंक का, और इसको पूरा करने के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। इस प्रश्न पत्र के कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। निर्देश क्या है देख लेते हैं। यह प्रश्न पत्र एक विषय पर प्रश्न पत्र है जिसमें कुल 13 प्रश्न हैं। इसके अंदर कितने क्वेश्चन हैं? 13 क्वेश्चन हैं। प्रश्न के अंक प्रत्येक प्रश्न के सामने दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में 2-2 अंक के 5 प्रश्न हैं, 3-3 अंक के भी 5 हैं और 5-5 अंक के 3 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न पत्र में केस आधारित या स्रोत आधारित भी प्रश्न दिया गया है। 2 अंक के प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। इनमें से प्रत्येक के उत्तर 30 से 50 के शब्दों में ही देना है। 3 अंक के जो प्रश्न हैं वो भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, लेकिन इनके जो उत्तर हैं वो 50 से 80 शब्दों के बीच में देने हैं। 5 अंक वाले जो प्रश्न हैं वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, यानी इनके उत्तर 80 से 120 शब्दों के बीच में देने हैं। पहला सवाल है, सूचकांक की 2 उपयोगिताएं बताएं। तो सूचकांक की उपयोगिताएं हैं जैसे मुद्रास्फीति को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जीवन के स्तर में क्या परिवर्तन आया उसको मापने के लिए सूचकांक का उपयोग किया जाता है, और कर्मचारी के वेतन को तय करने या बढ़ाने के लिए सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। इसके अथवा में भी सवाल है कि सूचकांक की कोई 2 विशेषताएं बताएं। अथवा जहां दिया होगा वहां पे आपको उनमें से किसी एक को करना है। तो सूचकांक की जो 2 विशेषताएं हैं वो हैं, सूचकांक है ये मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है। दूसरा ये कि ये औसत होता है, ये हमेशा औसत होता है। तीसरा ये कि ये सापेक्ष परिवर्तनों को मापता है। दूसरा सवाल है, मानक विचलन को परिभाषित कीजिए तथा इसका सूत्र लिखिए। यानी यहाँ पे मानक विचलन का डेफिनेशन देना है और बस उसका फार्मूला लिख देना है। तो मानक विचलन माध्य से मानों के विचलन के वर्गों के माध्य का वर्गमूल है। मानक विचलन क्या है? माध्य से मानों के विचलन के वर्गों के माध्य का वर्गमूल है। यह मानक विचलन का सूत्र है √x - x का माध्य का होल स्क्वायर अपॉन में n। प्रश्न 2 के अथवा में मानक विचलन के 2 गुण तथा 2 दोष पूछे गए हैं। तो इस अथवा में आप इनमें से कोई सा भी एक कर सकते हैं। मैं इसका भी आंसर बताता हूँ कि जो मानक विचलन के जो 2 गुण हैं और जो 2 दोष हैं। तो मानक विचलन का पहला गुण जो है वो ये है कि ये सभी मूल्यों के आधार पर होता है। दूसरा ये कि कड़ाई से परिभाषित किया जाता है। तीसरा ये कि ये नमूने के उतार चढ़ाव से सबसे कम प्रभावित होता है। मानक विचलन के अवगुणों की बात की जाए या दोष की बात की जाए तो पहला ये कि ये इसका गणना करने में मुश्किल आती है। दूसरा ये कि चरम मूल्यों से ये प्रभावित होता है। तीसरा ये कि तुलना के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये कंपैरिजन के लिए ये कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध के 2-2 उदाहरण बताएं, जो 2 अंक का है। मूल्य और आपूर्ति तथा आय और व्यय, ये दोनों सकारात्मक सहसंबंध या धनात्मक सहसंबंध के उदाहरण हैं। बात की जाए नकारात्मक सहसंबंध की तो मूल्य और मांग तथा ऊनी का तापमान और बिक्री, ये दोनों नकारात्मक सहसंबंध के 2 उदाहरण हैं। सवाल 4 पूछ रहा है कि जो औसत स्थिर लागत को परिभाषित कीजिए तथा AFC वक्र के आकार की व्याख्या कीजिए। तो औसत स्थिर लागत होता क्या है? औसत स्थिर लागत उत्पादन की प्रति इकाई स्थिर लागत होती है, औसत स्थिर लागत। और इसका जो वक्र होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ऐसा क्यों होता है? ये कुल स्थिर लागत के कारण होता है, क्योंकि कुल स्थिर लागत समान रहता है, इसीलिए AFC वक्र जो होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इसी में अथवा में पूछा गया है कि औसत संप्राप्ति वक्र का दूसरा नाम क्या है और ये क्यों है। उस दूसरे नाम को बताना है और वो क्यों है वो बताना है। औसत संप्राप्ति वक्र को कीमत रेखा भी कहते हैं, ये उसका दूसरा नाम है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो औसत संप्राप्ति वक्र होता है वो TR/Q होता है, TR/Q के बराबर होता है। और जो TR होता है वो P/Q होता है। तो P/Q हो गया तो Q से Q कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा? P के बराबर हो जाएगा, यानी कीमत रेखा के बराबर हो जाएगा AR, यानी AR = P, यानी औसत संप्राप्ति वक्र जो है वो कीमत रेखा ही होती है। 5वां सवाल है, कुल उत्पाद तब बढ़ता है जब सीमांत उत्पाद बढ़ता है। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए कारण दीजिए। ये सवाल सीधा पूछ रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है अगर ये सही है तो इसका कारण दीजिए, और अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो भी उसका कारण दीजिए। तो स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है।
क्या है स्टेटमेंट कि कुल उत्पाद तब बढ़ता है, कुल उत्पाद तब बढ़ता है जब सीमांत उत्पाद बढ़ता है। यानी कुल उत्पाद तब बढ़ेगा जब सीमांत उत्पाद बढ़ेगा, जो कि एकदम गलत है, रॉन्ग है। क्योंकि जो सीमांत उत्पाद होता है वो कुल उत्पाद में होने वाले परिवर्तन की दर होता है। यानी जो कुल उत्पाद में परिवर्तन होगा वो सीमांत उत्पाद होगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। छठा सवाल है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक और थोक कीमत सूचकांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये जो सवाल है ये 3 नंबर का है और इसके लिए हमें 3 पॉइंट ज़रूर लिखने पड़ेंगे। पहला अंतर क्या है कि जो उपभोक्ता कीमत सूचकांक होता है वो खुदरा कीमतों के आधार पर होता है, लेकिन थोक कीमत सूचकांक जो होता है वो थोक कीमतों के आधार पर होता है। दूसरा है ये कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक को सेवाओं में शामिल किया जाता है, लेकिन थोक कीमत सूचकांक को सेवाओं में शामिल नहीं किया जाता। तीसरा ये कि जीवन यापन की लागत को मापने के लिए उपयोग किया जाता है उपभोक्ता कीमत सूचकांक, लेकिन जो थोक कीमत सूचकांक होता है वो मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। यही 3 अंतर आपको बस बताने हैं। इसी सवाल नंबर 6 में अथवा में भी पूछा गया है कि सूचकांकों के निर्माण में निम्नलिखित समस्याओं की व्याख्या कीजिए। कि जब सूचकांकों का निर्माण किया जाता है जो ये समस्याएं आती हैं उनका वर्णन करना है। तो पहला है आधार वर्ष का चयन और दूसरा है मदों का चयन। आइए देखते हैं इनकी व्याख्या। आधार वर्ष होता क्या है? वो वर्ष जो एक साधारण वर्ष हो, जिसके अंदर ना तो कोई बाढ़ आया हो, ना तो कोई युद्ध हुआ हो और ना ही कोई अकाल पड़ा हो, वो होता है आधार वर्ष। तो आधार वर्ष को चुनने में सूचकांक के लिए बहुत ही समस्या होती है, क्योंकि कोई भी ऐसा वर्ष नहीं होता है जिसमें युद्ध, बाढ़ या अकाल ना आया हो। इसीलिए आधार वर्ष को चुनने की समस्या सूचकांक के निर्माण में आती है। दूसरा है मदों का चयन। मदों के चयन यानी मदों यानी वस्तुओं का चयन। वस्तुओं का चयन सूचकांक के निर्माण के लिए वस्तुओं के चयन की समस्या आती है। इसमें हमें गिने चुने वस्तुओं को ही शामिल करना पड़ता है। हम सभी वस्तुओं को इसमें शामिल नहीं कर सकते, इसीलिए वस्तु के चयन की भी समस्या सूचकांक के निर्माण में आती है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों से मानक विचलन की गणना कीजिए। इन आंकड़ों से हमें मानक विचलन को निकालना है, जो 3 अंक का है। ये मानक विचलन का फार्मूला है। ये फार्मूला क्या है? ये अंडर रूट x माइनस एक्स का माध्य का होल स्क्वायर बटे में n। इसी फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे। फॉर्मूले में हमें इन सबको लगाने के लिए सबसे पहले हमें x के माध्य को निकालना पड़ेगा। तो x का माध्य कैसे निकलेगा? हम इस x के लाइन को, ये जितने भी ये जो संख्या है इनको जोड़ देंगे, जो कुल मिला के कितना है 102 है। उसको हम डिवाइड कर देंगे n से, यानी जितने ये नंबर है उतने से। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है। तो 102 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो x का माध्य निकल जाएगा। तो जब हम इसके टोटल यानी 102 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 17 आएगा। इसी 17 को हम, यही 17 जो है वो x का माध्य है। अब हमें इसे इस फार्मूले में पुट कर देना है, यानी x माइनस एक्स का माध्य है यानी 17। तो 14 में से 17 गया तो -3, 12 में से 17 गया तो -5, 16 में से 17 गया तो -1, 20 में से 17 गया तो 3, 18 में से 17 गया तो 1 और 22 में से 17 गया तो 5। ये x माइनस एक्स के माध्य, x का माध्य है। इसी का हम होल स्क्वायर यहाँ निकाल लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9, -5 का स्क्वायर 25, -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25। इसी को हमें जोड़ देना है। तो इसको जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा? 70 आएगा। बस अब इसी को हम फार्मूले में पुट कर देंगे। तो जैसा कि वहाँ पर था x माइनस माध्य x का होल स्क्वायर जो था वो बराबर था कितना? 70 था वो। तो बस हमें इसको यहीं पे पुट कर देना है, जो वहाँ पर था। तो यहाँ पे हमने 70 दे दिया और बटे में n कितना था? 6 था। तो 6 डाल दिया और जब उसको डिवाइड करा तो आंसर ये आया। और जब इस रूट को हमने निकाला तो आंसर 3.41 आया। अगला क्या कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए, प्रश्न संख्या 8 और 9 का उत्तर दीजिए। यानी इसी तालिका से हमें प्रश्न संख्या 8 का और 9 का उत्तर देना है। प्रश्न 8 क्या कह रहा है कि ऊपर दी गई तालिका से उत्पादन फलन के लिए सीमांत उत्पाद ज्ञात कीजिए। यानी ये जो तालिका है इसमें सीमांत उत्पाद नहीं है, इसमें कुल उत्पाद दे रखा है, स्थिर इकाई दे रखी है और परिवर्ती इकाई दे रखी है। इससे हमें सीमांत उत्पाद निकालना है। सीमांत उत्पाद होता क्या है? कुल उत्पाद में होने वाला परिवर्तन ही सीमांत उत्पाद होता है। इसका सूत्र भी होता है TP(n माइनस TP(n-1), यानी कि दूसरी इकाई में से पहली इकाई को जब घटा देंगे
तो वो सीमांत उत्पाद होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ देखिए जो 24 है, 24 में से 10 को घटा दिया तो कितना आया, 14, ये सीमांत उत्पाद है। 40 में से 24 को घटा दिया तो 16 आया, ये सीमांत उत्पाद है। 50 में से 40 को घटा दिया तो 10 आया, ये सीमांत उत्पाद है। 58 में से 50 को घटा दिया तो 8 आया, ये सीमांत उत्पाद है। ऐसे ही करके सीमांत उत्पाद आसानी से निकल जाएगा। बस आपको दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटा देना है, और पहली जो संख्या होगी कुल उत्पाद की वो बिल्कुल सेम टू सेम होगी सीमांत उत्पाद के। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है कि उपरोक्त आंकड़ों से परिवर्तनशील अनुपात के नियम की 3 अवस्थाओं की पहचान कीजिए। यानी ये जो आंकड़े हैं, ये जो तालिका है, इसमें परिवर्तनशील अनुपात के नियम के जो 3 अवस्थाएं होती हैं उनको पहचानिए और बताइए। परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार इसमें जो पहली अवस्था है वो है कारक के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, जो है 1 से लेके 3 तक। ये कारक के बढ़ती प्रतिफल की अवस्था है क्योंकि इसमें जो सीमांत उत्पाद है वो बढ़ रहा है। देखिए 10 से क्या हो गया, 14 हो गया, 14 से 16 हो गया, यानी यहाँ पे सीमांत उत्पाद बढ़ रहा है। तो ये कारक के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था है, पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था कहाँ से कहाँ तक है, दूसरी अवस्था 4 से लेके 8 तक है। जब यूनिट्स के लेवल को बढ़ाया गया, 4 से 8 कर दिया गया बढ़ा के, तो इसमें देखिए जो सीमांत उत्पाद है उसने घटना शुरू कर दिया। 10 से क्या हो गया, 8 हो गया, 8 से 6 हो गया, 6 से 4 हो गया, 4 से 0 हो गया। तो ये घटते प्रतिफल की अवस्था है। ये परिवर्तनशील अनुपात के नियम की दूसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था 8 से 9 तक है। जब लेबर की इकाई को 8 से 9 कर दिया है तो देखिए जो सीमांत उत्पाद है वो 0 से माइनस में आ गया, -8 हो गया, यानी ऋणात्मक हो गया है। तो ये ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था है। ये उत्पादन फलन के परिवर्तनशील अनुपात नियम की तीसरी अवस्था है। 10वां प्रश्न क्या है ये देखिए, एक फर्म का पूर्ति वक्र समीकरण ये दिया गया है। 2 रुपये प्रति इकाई कीमत पर पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात करना है। तो इस सवाल का जवाब रहा, जहाँ पर यह समीकरण है और जो कीमत थी वो 2 रुपये है, उसी कीमत को हमने समीकरण में लगाया तो जो क्यू की मात्रा थी वो 80 आ गई। तो जो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी था वो 15 है, तो उसी को हमने फॉर्मूले में इनपुट किया और तो जिससे आंसर क्या आया 0.38। इन क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हम टेलीग्राम पे भी उपलब्ध करा देंगे, आप वहाँ से भी इन्हें देख सकते हैं। 11वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों से प्रकीर्ण आरेख बनाइए और परिणाम पर टिप्पणी कीजिए। तो यह उस तालिका का प्रकीर्ण आरेख है जो दिखा रहा है कि ये जो आरेख है ये नकारात्मक सहसंबंध को दिखा रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये घट रहा है, इसलिए ये नकारात्मक सहसंबंध को दिखा रहा है। उसी 11वें प्रश्न में अथवा में पूछा गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों से कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। इन आंकड़ों से हमें कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक को निकालना है। इसके आंसर को यहाँ पर विस्तार से समझाया गया है। ये आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा PDF के रूप में। वह प्रश्न क्या कह रहा है कि खेतों पर हमला करने वाले टिड्डियों से किसानों को बड़े पैमाने पर फसलों का नुकसान हुआ है। इससे बाजार में खाद्यान्न की कमी के कारण उनकी कीमतों में वृद्धि हुई है। ठीक है, सरकार अपने बफर स्टॉक को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को भी दे रही है। तो इस पे इसने सवाल पूछा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का अन्य या दूसरा नाम क्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का दूसरा नाम क्या है, अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य को मूल्य सीमा या कीमत सीमा भी कहा जाता है। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा वो देखते हैं। जब टिड्डियों का हमला हो जाएगा तो इसका प्रभाव ये होगा कि किसानों की आय स्थिर हो जाएगी। किसानों की जो इनकम है उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, वो स्थिर रहेगा। दूसरा ये कि सरकार पर वित्तीय बोझ अधिक हो जाएगा न्यूनतम समर्थन कीमत के कारण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कारण। 12वें का ही दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि खाद्यान्नों के अभाव से बाजार कीमतों में वृद्धि कैसे होती है। जब खाद्यान्नों के अभाव हो जाएंगे, खाद्यान्नों में कमी हो जाएगी, तो बाजार कीमतों में वृद्धि कैसी होगी। खाद्यान्न की कमी से खाद्यान्न की आपूर्ति में कमी आती है। खाद्यान्न की कमी होगी तो खाद्यान्न की आपूर्ति में कमी आएगी। इससे क्या होगा, बाजार में अतिरिक्त मांग होगी। बाजार में जो मांग है वो बढ़ जाएगी और जो मांग है वो कीमत पर दबाव डालेगी। इससे मांग में संकुचन और विस्तार होगा और आपूर्ति और खाद्यान्न के संतुलन में कीमत बढ़ जाएगी। तो जैसे ही मांग जो है कीमत पर दबाव डालेगी तो उससे जो कीमत है वो बढ़ने लगेगी। इस कारण खाद्यान्न में कमी के कारण कीमत में वृद्धि हो जाती है। 13वां प्रश्न का जो प्रश्न ए है वो क्या पूछ रहा है कि पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में वृद्धि के बीच के अंतर को स्पष्ट कीजिए।
हमें यहाँ पर पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में वृद्धि के बीच अंतर बताना है। ये जो सवाल है ये 3 मार्क्स का है, तो हम यहाँ पर 3 पॉइंट बताएंगे। पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में वृद्धि के बीच पहला अंतर क्या है कि जो पूर्ति में विस्तार होता है वो अन्य कारकों के समान रहने पर कीमत में वृद्धि होने से वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। अन्य कारक जब समान रहते हैं तो इससे कीमत में वृद्धि होने से वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है, तो इसे पूर्ति में विस्तार कहते हैं। लेकिन वही जबकि वस्तु की कीमत समान रहने पर यदि अन्य कारकों में अनुकूल परिवर्तन होने से पूर्ति बढ़ जाती है, तो इसे पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। यानी इसके अंदर अगर कीमत में वृद्धि होगी तो पूर्ति में विस्तार होगा, और इसके अंदर यदि कीमत समान रहेगा और अन्य कारकों में परिवर्तन होगा तो पूर्ति में वृद्धि होगी। ये तो हुआ पहला अंतर। दूसरा अंतर, पूर्ति में विस्तार होने से या पूर्ति में विस्तार होने पर पूर्ति अनुसूची नहीं बदलती है। पूर्ति में विस्तार होगा तो पूर्ति अनुसूची नहीं बदलेगी, जबकि पूर्ति में वृद्धि होने पर पूर्ति अनुसूची बदल जाती है। पूर्ति में विस्तार होने पर पूर्ति अनुसूची नहीं बदलेगी, लेकिन पूर्ति में वृद्धि होने पर पूर्ति अनुसूची बदल जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि पूर्ति में विस्तार की स्थिति में उसी पूर्ति वक्र पर नीचे से ऊपर संचरण होता है। जब पूर्ति में विस्तार होगा तो पूर्ति वक्र नीचे से ऊपर जाएगा, जबकि पूर्ति में वृद्धि की स्थिति में पूर्ति वक्र नीचे और दाईं की ओर खिसकता है। 13वें प्रश्न का जो दूसरा प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्म के स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता की विशेषता की व्याख्या कीजिए। यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो फर्म का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन होता है उसकी विशेषता बतानी है, और ये 2 मार्क्स का है, तो 2 मार्क्स के अनुसार ही इसका आंसर देना है। प्रवेश तथा बहिर्गमन की स्वतंत्रता, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म किसी भी समय बाजार में प्रवेश करने अथवा बाजार को छोड़कर जाने के लिए स्वतंत्र होता है। इसका ये तात्पर्य है कि नई फर्म को कहीं से भी ऐसी वस्तु का उत्पादन करने में कोई रुकावट नहीं होती जो बाजार में स्थित फर्मों द्वारा उत्पादित की जा रही है। यानी उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है कि आप ये वस्तु क्यों उत्पादन कर रहे हैं, क्योंकि ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है। इसमें प्रवेश भी स्वतंत्र है और बहिर्गमन भी स्वतंत्रता है। इन सभी सवालों के जवाब, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इन सब के सॉल्यूशंस देख सकते हैं।